वक्फ संशोधन बिल है उसके प्रति जो लोगों की नाराज़गी है, उसी के लिए जयपुर में आज एक परिचर्चा रखी गई है। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जयपुर के जो मोती डूंगरी रोड पे मुस्लिम मुसाफिर खाना है, उसके अंदर एडवोकेट्स की एक परिचर्चा रखी गई है, माइनॉरिटी एडवोकेट्स एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट में नाम मा है। और ये जो परिचर्चा है, इसका जो केंद्र बिंदु है, जो वक्फ संशोधन बिल जिसकी कुछ दिनों से चर्चा चल रही है, पार्लियामेंट में सरकार ने जो बिल रखा, उसके बाद जो पार्लियामेंट में विपक्षी पार्टियों का जो विरोध शुरू हुआ, उसके बाद जेपीसी को बिल भेज दिया गया। और जेपीसी के मामले में पिछले कुछ दिनों से जो ईमेल अभियान भी चलाया जा रहा है दोनों तरफ से, इसी मुद्दे के ऊपर आज जयपुर के इस मुस्लिम मुसाफिर खाने में जो मुस्लिम एडवोकेट्स हैं, उन्होंने एक मीटिंग रखी है, एक परिचर्चा रखी है, जिसके अंदर जो रिटायर्ड डीजे हैं डिस्ट्रिक्ट जज हनीफ साहब और वक्फ बोर्ड राजस्थान के जो मेंबर हैं, सीनियर एडवोकेट राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं, अभी वर्तमान में बार काउंसिल के मेंबर हैं एडवोकेट शाहिद हसन साहब, और एपीसीआर के जो चेयरमैन हैं राजस्थान चैप्टर के एडवोकेट सैयद साजिद अली साहब और सलाम जौहर साहब, और ये जो इसके अंदर और सरदार जी भी यहाँ विराजमान हैं। और इस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं एडवोकेट असलम भाई हैं, जो जयपुर से ही बिलोंग करते हैं। तो आज के इस परिचर्चा में जो इन्होंने क्यों रखी है, क्या मुद्दा है, इसके ऊपर हम चर्चा करने के बाद ये सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले सरदार जी, आप पूरा नाम बताइए अपना। मेरा नाम तरविंदर सिंह राय है। तो आज आप इस परिचर्चा में आए हो, आपने सुनी है सारी चीज़, इसमें क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्यों ये परिचर्चा रखी गई है? किसी भी एक वर्ग को किसी भी मुद्दे पे दबाया जाए वो गलत है। आज जो वक्फ बोर्ड के साथ में जो बिल रखा गया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं और हमेशा आते रहेंगे। किसी अपवाद के लिए लड़ना कोई बुराई नहीं है। संविधान के तहत हम लोग इसका विरोध करने का राइट रखते हैं। अच्छा, जिस तरह से वक्फ बोर्ड के वक्फ जायदाद के मामले में सरकार अमल दखल रखना चाह रही है, पहले से भी रख रही है, तो क्या जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है और गुरुद्वाराओं का जो प्रबंधन है, उसमें भी सरकार का कोई अमल दखल है? अमल दखल जो हमारा एक तख्त है अविचल नगर महाराष्ट्र में, वहाँ गवर्नमेंट ने IAS कोई कमेटी बनाई है, उसके तहत दबाया जा रहा है। हम लोगों ने विरोध करा था, तो आज वक्फ बोर्ड के लिए भी हम लोग विरोध में हैं। APCR राजस्थान चैप्टर के जो अध्यक्ष हैं एडवोकेट सैयद साजिद अली साहब, वो हमारे बीच इस कार्यक्रम में हैं। जी वकील साहब, आप बताइए कि आज का ये जो परिचर्चा है वक्फ संशोधन बिल पर, इसके अंदर क्या क्या मोटी मोटी खामियां हैं, किस चीज़ के विरोध में आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि एडवोकेट माइनॉरिटीज़ एडवोकेट एसोसिएशन का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसके ऊपर परिचर्चा रखी। और ये पूरे मुल्क के अंदर बेचैनी है। कोई भी अमेंडमेंट किसी भी एक्ट में उसको और मजबूत करने के लिए लाया जाता है। ये हिंदुस्तान का पहला अमेंडमेंट है जो उस एक्ट को कमज़ोर करने के लिए और उस एक्ट के तहत दर्ज प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है। इसके किसी भी अमेंडमेंट के सेक्शन से वक्फ बोर्ड को या वक्फ एक्ट को कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सोची समझी एक साजिश है और वक्फ एक्ट की प्रॉपर्टियों को बर्बाद करने के लिए और उन पर कब्जा करने के लिए सरकार की तरफ से लाया गया एक अमेंडमेंट है, जिसका हम सब लोग मिलकर पूरी ताकत से विरोध करते हैं। एडवोकेट सैयद शाहिद हसन साहब जो वक्फ बोर्ड राजस्थान के मेंबर भी हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। वकील साहब, आप बताइए, आज का जो परिचर्चा है, इसमें किन किन मुद्दों को लेके आप विरोध में हैं, किन किन मुद्दों को लेके समर्थन में हैं? देखिए, माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन ने ये परिचर्चा आज रखी है। इसमें इसका टॉपिक ये है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार लेके आई है, वो बिल्कुल गैर ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। आज सरकार ये मानती है कि हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड जो है के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास ही है, और इन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से हथियाया जाए, किस तरह से इन पर कब्जा किया है, ये सरकार की मंशा इस अमेंडमेंट के जरिए जाहिर होती है। आप जेपीसी से मिले हो, अपना प्रतिनिधिमंडल राजस्थान से ले जा करके आप वक्फ बोर्ड के जरिए, तो जेपीसी ने आपकी बात सुनी तो क्या आश्वासन दिया आप? देखिए, जेपीसी 31 पार्लियामेंट के मेंबर्स की एक जेपीसी बनाई गई है और उन्होंने राजस्थान वक्फ बोर्ड को 30 अगस्त को हमें टाइम दिया था। हमने सारे एतराज़ात जो है इस एक्ट के ऊपर जितने भी हैं वो जेपीसी के सामने पेश किए और ये कहा कि ये अमेंडमेंट जो सरकार करना चाहती है वो बहुत गैर ज़रूरी है। अच्छा, जो देवस्थान विभाग का मामला है, शिरोमणि जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, चर्च है, इनके अंदर भी क्या गवर्नमेंट ऐसा ही अमल दखल जो पहले कर रही है जैसा वक्फ बोर्ड के मामले में करना चाह रही है? देखिए ऐसा है कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है या और भी है, शरीन बोर्ड है,
जितने भी देवस्थान के, उसमें किसी भी मुस्लिम को कभी भी कोई मेंबर नहीं बनाया जाता। पहली बार ये अमेंडमेंट के ज़रिए सरकार ये चाहती है कि इसमें 2 गैर मुस्लिम मेंबर्स को भी जो है इनको इंट्रोड्यूस किया जाए, शामिल किया जाए। इसके अलावा जो पहले जो वर्ड था पार्लियामेंटेरियन, मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन, उसको सिर्फ पार्लियामेंट कर दिया, मुस्लिम वर्ड हटा दिया। एमएलए जो था, मुस्लिम एमएलए था, उसको मुस्लिम वर्ड हटा दिया। मुस्लिम बार काउंसिलर था, उसमें मुस्लिम वर्ड हटा दिया। तो इसका मतलब किसी को ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, किसी भी पार्लियामेंट मेंबर को ले सकते हैं, किसी भी जो है राज्यसभा के मेंबर को ले सकते हैं, किसी भी बार काउंसिलर को ले सकते हैं। तो ये वक्फ बोर्ड जो है क्या गैर मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड कहलाएगा क्या? क्योंकि ये जेपीसी में आप मिले हो, जब तक अपोजिशन इसका सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सरकार है वो पूर्ण बहुमत नहीं है, अल्पमत की सरकार है, तो अपोजिशन के लीडर ने किसी ने भी आपको क्या आश्वासन दिया है? देखिए, अपोजिशन के लीडर ने आश्वासन दिया है कि हम जो है ये जो अमेंडमेंट बिल सरकार लेके आई है, इससे पहले स्टेक होल्डर जो अफेक्टेड पार्टीज़ हैं उनको कभी उनसे कोई राय नहीं ली गई, पार्लियामेंट्री से कभी राय नहीं ली गई, और अचानक से ये बिल 8 अगस्त को पेश कर दिया गया। ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है। इसके अलावा अपोजिशन के मेंबर्स ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। 31 मेंबर जो जेपीसी के हैं, उनमें ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना था कि ये वक्फ एक्ट जो है बहुत गैर ज़रूरी है और वक्फ जायदाद को नुकसान पहुँचाने वाला है। एडवोकेट बेरवा साहब भी इस प्रोग्राम में आए हैं। जी वकील साहब, आप बताइए, आज के जो परिचर्चा में आप शामिल हुए हैं, तो इसमें जो क्या इश्यू है, जिस इश्यू को लेकर आप विरोध कर रहे हैं? देखिए कि जहां सरकार अमेंडमेंट करती है, मानते हैं हर एक्ट में अमेंडमेंट होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई बार सरकार ऐसा अमेंडमेंट कर देती है जिससे ये जाहिर होता है कि सरकार निजी स्वार्थ को देखते हुए उस समाज की एकता को तितर बितर करने के लिए अमेंडमेंट कर रही है। इस वक्फ बिल में जो संशोधन हो रहा है वो ये जाहिर हो रहा है कि सरकार मुखिया से संपत्ति खुद हथियाना चाहती है, जबकि जिस परिवार का मुखिया का ये राइट्स है कि उस संपत्ति की वो यथावत सुरक्षा बनाए रखे हुए हैं, समाज को उस संपत्ति के अकॉर्डिंग बेनिफिट दे रहा है, तो सरकार को संशोधित करके इसमें अमेंडमेंट की आड़ में उस परिवार को तितर बितर करना नहीं चाहिए। सरकार ने जो अमेंडमेंट किया है उसमें कई ऐसी खामियां हैं जिससे समाज के जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है, समाज के लोग काफ़ी इससे पीड़ित भी होंगे, इनके अधिकार भी पीड़ित होंगे, और जो अमेंडमेंट हुआ है उसके ऊपर मंथन करने से जाहिर हो रहा है कि ये अमेंडमेंट समाज हित में नहीं है, सामाजिक हित में नहीं है, संविधान के विपरीत है और कानूनी विधि सम्मत भी नहीं है। इस मंथन को देखने के लिए ही आज ये परिचर्चा हो रही है और अधिवक्ताओं की टीम यहाँ पे मौजूद है और इस पर विचार विमर्श करेगी। आगे जो एक्शन होगा उसमें हम लोग साथ देंगे। मैं हितेश राही, अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर अधिवक्ता संस्था राजस्थान। संविधान विरोधी है ये बिल, इसलिए विरोध कर रहे हैं। जी वकील साहब, आप पूरा नाम बताइए, और आप इस बिल के विरोध में आज आए हैं, तो क्या मुख्य मुद्दा आपका है? मेरा नाम बाबूलाल बेरवा एडवोकेट है। मैं समझता हूं कि सरकार के द्वारा दिए जाने वाले काम, कोई भी काम हो, अगर वो संविधान के दायरे से बाहर होते हैं तो वो व्यक्ति किसी समाज, किसी धर्म के खिलाफ माने जाएंगे, क्योंकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है। और आपको मालूम होगा कि आर्टिकल 25 to 28 फंडामेंटल राइट टू रिलीजियस की बात करते हैं। आर्टिकल 25 से 28 किसी भी धर्म की चैरिटी, किसी भी धर्म के डेवलप। क्या ऐसा नहीं लग रहा है सरकार जो ऐसे काम करके, जो बाबा साहेब का जो संविधान बनाया है उसको पूरी तरह पंक्चर करके, संविधान को एक तरह की उसकी जो रूह है, उसकी आत्मा है, उसको निकाल करके संविधान होना न होना ऐसा करना चाह रही है? बिल्कुल एक्सिट, आपने इस बात को बिल्कुल सही बनाया और सही बताया, क्योंकि ये इन लोगों का मकसद है कि इस देश को हमारे रूप में चलाना है, और ये हमारे अपने आप से रूप में चलाने के लिए संविधान का वॉयलेंस कर रहे हैं, संविधान पर कैंची चलाने का काम कर रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड जो एक्ट है, इस पर जो अमेंडमेंट कर रहे हैं उसका मतलब भी यही है कि हम इस कम्युनिटी का वेलफेयर का तो काम करते नहीं हैं, लेकिन जो लोग, इन्हीं समाज के लोग, इन्हीं व्यवस्था के लोग जो अपनी समाज में वेलफेयर का काम कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से रोका जाए। यानी जो व्यक्ति, जो समाज का व्यक्ति अपनी समाज के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, गवर्नमेंट अभी उसको पाबंदी करने के लिए अमेंडमेंट का काम कर रही है। अब्दुल सलाम जौहर साहब जो सोशल वर्कर हैं जयपुर से ही। जी सलाम साहब, आप बताइए कि इस बिल के जो विरोध में आप लोग इकट्ठे हुए हैं, मुस्लिम एडवोकेट्स, बुद्धिजीवी जयपुर के अंदर, तो इसके अंदर आप सरकार ने जो बिल के अंदर शामिल किए हैं संशोधन, कौन सा ऐसा मुख्य बिंदु है जिससे आप असंतुष्ट हैं? देखिए,
ये जो सरकार बिल लाई है वो सही मानों में उनकी नीयत ही अच्छी नहीं है, बदनीयती से ये बिल को लेकर आई है और जो वफ़ की जो जायदाद है उसको वो हड़पना चाहती है। जो मेन मकसद है, जो वक्फ एक्ट जो अभी मौजूदा बना हुआ है वो बिल्कुल सही था, लेकिन उसके अंदर जो अमेंडमेंट इन्होंने किए कि साहब नॉन मुस्लिम भी इसमें शामिल किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो नॉन मुस्लिम के संस्थाएं हैं, क्या उनके अंदर कोई मुस्लिम मेंबर है? इसी तरह से जो सर्वे किया जाता था वक्फ की प्रॉपर्टी का, और वो सर्वे एक वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता था, अब उस वक्फ बोर्ड के द्वारा ना किया जाए वो पावर भी आपने कलेक्टर को दे दी है। उस सर्वे के आधार पर बाकायदगी से पूरी तरह से उसकी संपत्ति का टाइटल चेक करने के बाद में फिर सरकार गजट नोटिफिकेशन में जारी करती थी उस प्रॉपर्टी को, और फिर वक्फ के अंदर वो एंट्री किया जाता था। अब वो सिस्टम भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसी तरह से जो मुस्लिम नुमाइंदगी होती थी, चाहे एडवोकेट्स की होती थी, चाहे आपके जो है वक्फ ट्रिब्यूनल में होती थी, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। वक्फ ट्रिब्यूनल के जो पावर हैं वो ख़त्म कर दिए। आप तमाम तर संशोधन के खिलाफ हैं? मैं तमाम ये जितने मुस्लिम समुदाय है ये इसके ख़िलाफ़ है, चूँकि इनकी जो मंशा ठीक नहीं है और वफ़ की प्रॉपर्टी को ये हड़पना चाहते हैं। इनकी मेन मंशा यही है कि वफ़ एक्ट जो इस तरह से बनाया है कि ये वफ़ के हित में काम नहीं हो रहा है। ये अच्छा, वफ़ की जो प्रॉपर्टी होती है, जो मालिक होता है वही उसको वफ़ की प्रॉपर्टी को वफ़ कर सकता है, दूसरा कर नहीं सकता। जो ये अमेंडमेंट लेकर आए उससे ये हड़पना चाहते हैं, और इस वफ़ एक्ट के तहत मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती है, और इनकी कोई मंशा दूसरी नहीं है। माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन माँ के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं एडवोकेट असलम साहब, जो आज इस परिचर्चा के मुख्य केंद्र बिंदु हैं। इनके साथियों ने, तमाम तर जो मुस्लिम एडवोकेट्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, इन्होंने इस परिचर्चा को आयोजित की है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो जो असलम साहब से हम जानना चाहेंगे कि जो वक्फ संशोधन बिल के विरोध में आज आपने जो परिचर्चा रखी है, इसके अंदर मुख्य बिंदु ऐसा क्या है जो 40 के करीब जो संशोधन बताए जा रहे हैं कि उस एक या दो मुख्य बिंदु पर बहुत ज़्यादा विरोध है आपका? देखिए, जो सरकार अमेंडमेंट लाई है और उसके अंदर जो वफ़ ट्रिब्यूनल की पावर ख़त्म की गई है, उसके हमें बहुत एतराज़ात हैं। वफ़ ट्रिब्यूनल के अंदर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो गलत भ्रम फैलाया जा रहा है कि उसके अंदर मुस्लिम वो जो जज होता है वही बैठता है और वही फैसला करता है। बिल्कुल गलत बात है। ये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय या जुडिशरी के जो कैडर के डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनको वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, वो सभी धर्मों के होते हैं। आज हम जो वफ़ ट्रिब्यूनल को देखते हैं, उस वफ़ ट्रिब्यूनल का जो अमेंडमेंट 1995 के बाद उसका अस्तित्व में आया, उसके बाद में ही वफ़ ट्रिब्यूनल बनी है। और वफ़ ट्रिब्यूनल के अंदर डिस्ट्रिक्ट रेंज का जो जुडिशियल अधिकारी होता है, जो प्रेजेंट में नौकरी पे होता है, जो प्रेजेंट प्रोसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसका जो भी हाई कोर्ट के अंदर जिसके अंदर वो होते हैं, उस हाई कोर्ट के अंदर से हाई कोर्ट द्वारा उसको अपॉइंट किया जाता है, और हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट करने के बाद ही उसके द्वारा वहाँ पर बैठा जाता है और फैसला किया जाता है, और सरकार द्वारा उसके मेंबरों की नियुक्ति की जाती है। अभी राजस्थान का हम देखते हैं तो राजस्थान के अंदर भी बहुसंख्यक समाज के जो जुडिशियल अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वही वफ़ ट्रिब्यूनल के अंदर अधिकारी हैं, और उनके साथ जो मेंबर हैं वो अल्पसंख्यक समाज के हैं। तो ये जो अमेंडमेंट लेके आया जा रहा है, और ये क्या जो ट्रिब्यूनल को जो वो क्या कहते हैं शक्तिहीन किया जा रहा है और ट्रिब्यूनल की आत्मा को ख़त्म किया जा रहा है, उसका हम सभी एडवोकेट विरोध करते हैं। ये जो इसका अगर संशोधन मान लो हो गया, क्योंकि विपक्षी पार्टियां जब तक अगर मान लो पूरी तरह खुल के मैदान में नहीं आती हैं, क्योंकि सरकार है उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, विपक्षी पार्टियां अगर विरोध नहीं करेंगी तो बिल हो सकता पास हो जाए। तो क्या ये बिल है आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में, क्या आप मान रहे हो कि संविधान की पूरी तरह से अवहेलना है, अधिकारों को छीना जा रहा है खासतौर से मुस्लिम के? तो सुप्रीम कोर्ट में क्या ऐसी उम्मीद है कि ये जाके बिल वहाँ जाके अटक सकता है? बिल्कुल, अगर इसको जो गठबंधन के लोग हैं, विपक्ष द्वारा अगर इसको मांडवाली की गई तो निश्चित तौर पे मुस्लिम समाज और हमारी तंजीमें ये सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठाएंगी, और ये संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनको उसका हनन करते हैं। और मौलिक अधिकारों के तहत सभी मुस्लिमों को ये अधिकार है कि जो वफ़ संपत्ति है उनको बचाएं, और इसके लिए हम सब जो माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन है और जो मुस्लिम तंजीमात हैं वो सब की सब आने वाले समय के अंदर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और इस अमेंडमेंट बिल को किसी भी रूप में हमें स्वीकार नहीं करेंगे।
अच्छा, इस बिल के बाद में यानी पारित हो या रिजेक्ट हो, उसके बाद में क्या आपकी एसोसिएशन है वक्फ जायदाद को बचाने के मामले में भी, जैसे पहले भी आप लड़ते रहे हो, क्या और इसी तीव्रता से, इसी उत्साह से लड़ोगे? बिल्कुल, आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये कोई मुस्लिम एक असलम की संपत्ति नहीं है, वाहिद की संपत्ति नहीं है, शहजाद की संपत्ति नहीं है। ये संपत्ति एक ट्रस्ट है, धर्मार्थ है, और धर्मार्थ संपत्ति तो सबके अंदर काम आती है। आज हम देखते हैं कि खानगाहों से और दरगाहों से जो लंगर लगे जाते हैं, उस लंगर के अंदर सभी धर्मों के लोग हैं, जैसे गरीब होते हैं, पीड़ित होते हैं, शोषित होते हैं, वंचित होते हैं, वहाँ सबका खाना दिया जाता है, फ्री दिया जाता है, और वहाँ से चैरिटेबल काम होते हैं, उनको रिहायशी आवास दिए जाते हैं। अगर किसी के पास बेसहारा है, बेघर है, उसको रहने की जगह नहीं है, तो चैरिटेबल जो दरगाहें हैं, खानगाहें हैं, मदरसे हैं, उसके अंदर वो रात को रहते हैं, सोते हैं, और उसके अंदर कहीं भी धर्म विशेष की कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। ये धर्मार्थ संपत्तियां हैं, और इस धर्मार्थ संपत्तियों को चैरिटेबल, और ये आर्टिकल जो भारत के मौलिक अधिकार हैं, उसको जो ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, वो उसका हनन कर रहे हैं। इसके संबंध में हमें कड़ा इतराज़ है। एडवोकेट जो वाहिद नकवी साहब हैं, जो वक्फ जायदाद की पैरवी भी करते हैं, वाहिद साहब आप बताइए, आज के इस विरोध की जो परिचर्चा रखी गई है, इनके जो अलग अलग बिंदु अलग अलग लोगों ने बताए हैं, तो ऐसी जो चीज़ है कि सरकार जो संशोधन लेके आई है, इसमें एक ऐसा कोई बिंदु जो असलम भाई ने बताया इसके अलावा जिसके आप खिलाफ हैं? आज हमारे भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जो संपत्ति है वो भारत सरकार की संपत्ति है, जबकि ऐसा संपत्ति नहीं है। मुस्लिम जो हमारे बुजुर्गान थे, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग थे, जिनकी संपत्ति थी, वो उनको हिबा करके गए हैं। तो वो कह के गए हैं कि ये जो हमारे हिबा कर रहे हैं, ये जो गरीब है, शोषित है, कमज़ोर वर्ग है, उसके काम में आए। आज ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुस्लिमों ने कब्ज़ा कर रखा है। ऐसा नहीं है, ये हमारी संपत्ति है। हमारे जो बड़े थे, हमारे जो वसीयत करके गए, दान दे के गए, वो वक्फ को दान दे के गए हैं। वो हमारे जो मुस्लिम समाज के बुजुर्ग थे, वो दान दे गए। उनकी सरकार इसमें अमल दखल करना चाह रही है। सरकार ये चाहती है कि इस पे हमारा कब्जा हो जाए, और कब्जे के साथ साथ इसमें जैसे बता दें आपको, बार काउंसिलर होगा, उसमें 95 वाले एक्ट में क्लियर है कि उसमें मुस्लिम होगा, बार काउंसिलर होगा, एक MP होगा, वो मुस्लिम होगा। इसमें लेके आए हैं, वो केवल MP होगा ये आया है, वो हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, इसका क्लियर नहीं किया उन्होंने। एक MLA होगा, उसमें ये क्लियर कहा है 95 वाले में कि उसमें मुस्लिम होगा। इसमें ये कहीं बताया नहीं गया कि इसमें मुस्लिम होगा, हिंदू होगा, कौन होगा। तो इसका सीधा सीधा ये अटैक होगा कि वो आगे जाके करेंगे, मुस्लिमों को नहीं, हमारे गैर भाई जो मुस्लिम हैं उनको करेंगे। अगर वो इसमें आए तो उनको ये समझ नहीं होगी कि जो वक्फ की गई नुकसान होगा, उनसे वक्त पूरी संपत्ति का नुकसान होगा सीधा सीधा। युवा एडवोकेट रियाज खान इसी परिचर्चा में आज शामिल हुए। जी रियाज भाई, आप बताइए, आज के इस विरोध में जो परिचर्चा रखी है संशोधन के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो केंद्र सरकार ये जो अमेंडमेंट लेकर आ रही है वक्फ एक्ट, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसका विरोध करने का कारण हमारा ये भी रहा है कि सरकार जो है, अब तक जो वक्फ एक्ट जो था, वक्फ कमेटियाँ तो जो थी, मुस्लिम जो मदरसे, मदारिस, कब्रिस्तान जो थे, उनको एक वक्फ बोर्ड जो मेंटेन करता हुआ आ रहा था। सरकार अब एक धर्म विरोधी मानसिकता वाले लोगों को ये एक्ट बनाकर उन कमेटियों में घुसेड़ना चाह रही है। हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि अगर ऐसी धर्म विरोधी मानसिकता वाले लोग, एक मुस्लिम विरोधी मानसिकता वाले लोग जो एक हेडक्वार्टर में बैठ के हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, हमें पतन करने की हमारी कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार इन वक्फ कमेटियों में भेजेगी, और उन कमेटियों में भेजकर वो लोग हमारी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करेंगे। लेकिन सरकार जो है, सरकार का कहना है कि हम इसमें महिलाओं को, मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि वक्फ एक्ट के अंदर जो कमेटियां हैं उसमें स्पेशल एक महिला का पद है, और आज भी जितनी भी वक्फ वो जो कमेटियां हिंदुस्तान में, एक महिला का पद रिजर्व है, कमेटी में महिला भी है। लेकिन सरकार कह रही है कि इसमें जो मुस्लिम महिला है उनको हिस्सा मिलेगा। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, हमें महिलाएं जो है वो पहले से है, और ये जो एक्ट है इसका हम विरोध करते हैं, इसको लागू नहीं होने इंशाल्लाह। जी वकील साहब, आप बताइए, आज की इस परिचर्चा में जो आपने विरोध किया है, तो इसमें जो मुद्दे हैं उसके बारे में। हमारा सबसे पहले मुद्दा ये है कि ये हमारा ये आज का वक्फ का कानून मलानी, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे उन्होंने एक ये रखा कि एक ऐसी जायदाद होनी चाहिए जो कहीं भी कभी उसको खरीद या उसको बेचान नहीं किया जा सकता, जो गरीबों में तकसीम की जाए और
मिस्कीनों में और गुलामों को आज़ाद कराए जाएँ। तो सबसे पहले हमारे हज़रत उमर अल्लाह के ताला उन्होंने सबसे पहले वक्फ की अपनी ज़मीन को। जो वक्फ ज़मीन का जो ताल्लुक़ है, जिस ज़मीन में हम खड़े हैं, ये जयपुर का मुस्लिम मुसाफिर खाना है। और इस कैंपस को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बड़ा कैंपस है मुस्लिम मुसाफिर खाने का, और ये भी एक वक्फ जायदाद है। और ऐसी जो जायदाद हैं राजस्थान में और पूरे भारत में, चाहे मुसाफिर खाने की शक्ल में हो, मस्जिद की शक्ल में हो, मदरसे की शक्ल में हो, खानका की शक्ल में हो, और दरगाहों की शक्ल में हो, इमाम बाड़ों की शक्ल में हो, ईदगाहों की शक्ल में हो, ऐसी तमाम तर जायदाद जो ये दिखाया है मुस्लिम मुसाफिर खाना, ऐसी पूरे भारत में जायदाद हैं। जैसा कि एक भाई ने, एक वकील साहब ने बताया कि ये इस्लाम की शुरुआत से, यानी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वक्फ जायदाद जो एक तरह की कम्युनिटी के लिए, और इसको जो अगर इसको कहें कार्य खैर के लिए, जन कल्याण के लिए जो छोड़ी गई हैं, जो सदियों से एक चली आ रही है, जिसमें राजा रजवाड़े, महाराजा, नवाबों ने इन्होंने भी छोड़ी हैं, मुसलमानों ने ख़रीद करके भी छोड़ी हैं, और आज़ादी के बाद सरकारों ने कब्रिस्तान के तौर पे जहाँ जहाँ जो ज़मीनें दी हैं, ये तमाम तर जायदाद हैं जो वक्फ की जायदाद हैं। और इसके जो निगरानी है मुसलमानों के पास है, वक्फ कमेटियों के ज़रिए, वक्फ बोर्ड के ज़रिए। लेकिन सरकार जो संशोधन लेके आ रही है, उसका जो विरोध इस एडवोकेट्स की परिचर्चा में हुआ है। और मैं फिर जो एडवोकेट मुनाजिर साहब हैं उनके बीच, जी वकील साहब आप बताइए। जी देखिए, ये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, सबसे पहले तो इसकी हमको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में हमारे जो मुल्क के और शहरी हमारे हिंदू भाई हैं, उनको ये चीज़ समझाया जा रहा है और गलत उनके दिमागों में डाला जा रहा है कि ये जो वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं, ये प्रॉपर्टियां सरकारी हैं, ये सरकार के द्वारा इनके पास पहुंचाई गई हैं। जबकि हकीकत ये है कि ये प्रॉपर्टियां जो हैं, ये इनकी मिल्कियत आम मुसलमानों की थी, और मुसलमान ने मुसलमानों की खैर के लिए, उसकी भलाई के लिए इनको वक्फ किया था। गवर्नमेंट ने इसको मैनेज करने के लिए एक बोर्ड बना दिया, एक एक्ट बना दिया, उसमें कि ये इस प्रॉपर्टियों को इस एक्ट के हिसाब से मैनेज किया जाएगा। अपन ये माने कि ये संशोधन सारे रिजेक्ट हो जाते हैं और हूबहू वैसा ही एक्ट रहता है जो 95 और 2013 में संशोधित हुआ था। तो उस एक्ट के अंदर भी जो जायदाद हैं, चाहे राजस्थान हो, राजस्थान से बाहर हो, वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द हुई हैं लगातार, चाहे किसी भी, आप भी जानते हो, इसकी प्रैक्टिस करते हो। तो उस एक्ट के अंदर भी खुर्द-बुर्द हुई हैं। नए एक्ट में जाहिर सी बात है सरकार हड़पना चाह रही है, तो पहले वाले एक्ट में हम जायदादों की हिफाजत क्यों नहीं कर पाए? देखिए, लॉ में एक परिभाषा आती है एक शब्द की, इंटेंशन। इंटेंशन जो है वो उस लॉ का आपको साफ ये बना के दिया लॉ संसद ने कि आपको इस तरह से इम्प्लीकेशन करना है। उस लॉ का उस भावना से इम्प्लीकेशन नहीं किया गया। हर दौर में हर सरकार ने उसके लिए जो वक्फ बोर्ड हैं, उसके लिए जो किसी भी राज्य का हो, सरकार है किसी भी राज्य की, किसी भी पार्टी की हो, वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, वक्फ कमेटियाँ हैं, वो भी कहीं ना कहीं दोषी तो हमें मानना पड़ेगा कि इन जायदादों का ये हाल कैसे हुआ। देखिए, अगर आप इसको फिर गहराई से देखेंगे तो वक्फ बोर्ड में कोई भी चेयरमैन है या उसकी पावर में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, कमेटियां हैं, वो सरकार के द्वारा अपॉइंट किए हुए या सरकार के नुमाइंदे होते हैं। सरकार जब खुद ही ये करना चाहे कि मैं अपने इस चहीते को ऐसे फ़ायदा पहुंचा दूं या मुझे इससे इस तरह से ये गेन हो जाएगा, तो इसका बता दीजिए आप कि कमेटी का एक छोटा सा ओहदेदारान क्या कर सकता है। जब वक्फ का बैठा हुआ कोई पावरफुल आदमी और उसके बैठा हुआ उसके ऊपर उसका आका अगर किसी चीज़ को खुर्द-बुर्द करना चाहता है, तो लॉ का एप्लीकेशन कहाँ होगा, आप मुझे बताइए। एप्लीकेशन करने के लिए जो लोग अगर वो मुस्तैदी से काम करने के लिए आगे भी आते हैं, तो सरकार द्वारा उसको दबा दिया जाता है, क्योंकि वो उनके हक में काम नहीं कर रहा है। इसलिए जब तक ये साफ नियति नहीं आएगी, चाहे वो वक्फ की ज़मीन हो, देवस्थान की ज़मीन हो, गुरुद्वारे की ज़मीन हो, ईसाई धर्म के चर्च की ज़मीन हो, ये सब मिशन के तहत किसी की भलाई के लिए साफ नहीं होगी, काम नहीं होगा। जी, आपका पूरा नाम बताइए। एडवोकेट अकबर अली नाम है। जी अकबर साहब, आप बताइए, आज जो आपने विरोध किया है, परिचर्चा की है संशोधन बिल के खिलाफ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, इसमें विरोध हमारा ये है कि इसमें जो सेक्शंस हटाए जा रहे हैं, कुछ सेक्शंस को गवर्नमेंट ने ओमिटेड कर दिया, जबकि वो सेक्शन वक्फ में संपत्ति दर्ज करने वाले हैं। और समाज में जिस तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि जिस संपत्ति पर वक्फ बोर्ड हाथ रख दे कि उसका सिर्फ
मुकदमे ही चलते हैं और वक्फ बोर्ड के फैसलों के खिलाफ कहीं अपील नहीं कर सकते। तो ये एक तो सबसे बड़ी भ्रांति है। गवर्नमेंट खुद ही सर्वे कमिश्नर की शक्तियों को ख़त्म करके वो सारी पावर कलेक्टर को दी है, और कलेक्टर को अगर ओवर पावर कर दिया जाएगा तो फिर सर्वे कमिश्नर ख़त्म कर दिया जाएगा। दिगर जो संस्था, धार्मिक संस्था हैं जैसे देवस्थान विभाग है और अदर हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन सब में सर्वे कमिश्नर नियुक्त होता है। अब जब आप यहाँ पर सर्वे कमिश्नर उसकी नियुक्ति हटा देंगे और ये सारी पावर कमिश्नर को दे देंगे, तो इसमें तो इंटेंशन ये है कि सीधी गवर्नमेंट की वक्फ की संपत्तियों को फॉरफिट करने में दखल आ जाएगा। जो सरकार है, जो बिल लेके आई है, जो जेपीसी में चल रहा है, तो विरोध में पूरे देश के अंदर मुसलमान संगठन हैं, मुस्लिम इदारे हैं, वो उतरे हुए हैं और ईमेल अभियान भी चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, जिसके समर्थन में, विरोध में दोनों तरफ से ईमेल हो रहे हैं। तो ये जो इसके अंदर जो एडवोकेट्स जो मैदान में आए हैं, बुद्धिजीवी मैदान में आए हैं, तो एक मुद्दा है वो बड़ा जो इसको ऊंचाई पे पहुंच चुका है इन वक्फ जायदादों के ताल्लुक से। लेकिन जो 95 का जो एक्ट है, जो 2013 में संशोधित हुआ था, उस पुराने एक्ट में अगर ये संशोधित नहीं होता है, संशोधन वापस लिए जाते हैं, तब भी वक्फ जायदादें हैं वो खुर्द-बुर्द हुई हैं। और उसके लिए कहीं ना कहीं जो हर राज्य सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की हो, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो, वक्फ बोर्ड के मेंबर हों, या वक्फ जायदादों के जो सदर सेक्रेटरी हों, वो लोग जिम्मेदार हैं जिस जायदाद में हम खड़े हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, मुस्लिम मुसाफिर खाना, ये बहुत बड़ी कदीमी जायदाद है जयपुर की, और ऐसी तमाम तर जायदादें पूरे मुल्क के अंदर हैं। तो इस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पहले जो एक्ट है जो चल रहा है, उस वक्त भी जो जायदादें खुर्द-बुर्द हुई हैं, और अभी जो सरकार नया एक्ट संशोधन में जो लेके आई है, अगर वो होता है तो जाहिर सी बात है सरकार का पूरी तरह से अमल दखल हो जाएगा और वक्फ एक्ट की जो रूह है वो ख़त्म हो जाएगी। और सरकार है वो, जैसा कि मुस्लिम संगठन, तमाम इदारे और बुद्धिजीवी एडवोकेट्स मान रहे हैं कि सरकार है वो वक्फ जायदाद को हड़पना चाह रही है। अब बात करें कि सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी की जो बुनियाद है वो पूरी तरह एक तरह की मुस्लिम विरोध के ऊपर रखी गई है। पिछले 10 साल का अगर कार्यकाल देखें केंद्र सरकार का, तो मुसलमानों से मुताल्लिक कोई भी डिसीजन लिया है तो कहने को तो ये होता है कि साहब हम मुसलमानों के सुधार के लिए, इनकी तरक्की के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन देखें तो स्कॉलरशिप है माइनॉरिटी की, वो तमाम स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। असल काम जो करना था वो सरकार नहीं कर रही है। जो ट्रिपल तलाक के मामले में हो, चाहे वक्फ जायदाद के मामले में हो, यूसीसी के मामले में हो, इसमें सरकार पूरी तरह से अमल दखल करना चाह रही है। लेकिन ये जो बिल है ये जेपीसी के अंदर है, जेपीसी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखेगी और फिर पार्लियामेंट में जो दोनों सदनों में चर्चा होने के बाद ये बिल जो पास होगा, ये पूरी प्रक्रिया तब होगी जब पार्लियामेंट में बहुमत हो। और आज वर्तमान में पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों सदनों में बहुमत नहीं है। जेडीयू और टीडीपी है, दोनों पार्टियों ने जो एनडीए में शामिल हैं उन्होंने समर्थन कर रखा है। और ये दोनों पार्टियां अगर इस बिल के खिलाफ आएँ, यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, तो किसी भी हाल में ये बिल पास नहीं होगा। और अगर ये दबाव कौन बनाए? जाहिर सी बात है इन मुस्लिम इदारों को, इन तंजीमों को, इन एडवोकेट्स को, बुद्धिजीवियों को, विपक्षी पार्टियों और एनडीए की सहयोगी हैं पार्टियां हैं जिसमें नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू की, और इन पार्टियों पे भी विरोध, इसका दबाव बनाया जाए। और कांग्रेस अगर नहीं चाहेगी, और ममता बनर्जी नहीं चाहेंगी, शरद पवार नहीं चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल नहीं चाहेंगे, अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे, ये तमाम तर नेता नहीं चाहेंगे, तो किसी हाल में बिल पास नहीं होगा। लेकिन एक सबसे बड़ा लोचा जिसकी संभावना है, चर्चा है कि पार्टियां क्या करती हैं कि पार्लियामेंट में ऐसे मामले में वॉकआउट कर देती हैं। तो अगर 500 की संख्या है, उसमें से 100 वॉकआउट कर गए तो फिर 400 का बहुमत होगा और वहां इसको पास करना आसान होगा। तो ये जो विरोध प्रदर्शन है, चाहे ईमेल के जरिए हो, मीटिंगों के जरिए हो, या अपनी जगह है, होना चाहिए, लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन तब तक अगर सक्सेस नहीं होगा जब तक विपक्षी पार्टियों पे पूरी तरह से दबाव बना करके इस संशोधन को वापस नहीं लिया जाए या इसको रिजेक्ट नहीं करवाया जाए। और इसके अलावा जो एक चीज़ और है कि सरकार जो अमल दखल करना चाह रही है, जैसा कि पहले बताया, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, चर्च हैं, देवस्थान विभाग है, इनके मामले में सरकार कहीं कोई अमल दखल नहीं कर रही है। तो वक्फ जायदाद के मामले में सरकार अमल दखल क्यों करना चाह रही है? ऐसी तमाम तर चीज़ें इस परिचर्चा में बताई गई हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।